हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी के लिए नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन निर्माण। ठीक है, इसके अलावा दो टॉपिक और डिस्कस करेंगे हम लोग, लैक ओपेरॉन मॉडल और इसके साथ साथ जीन प्रकटन का नियमन। ये तीन टॉपिक आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा जो पहला टॉपिक है डिस्कस करने वाला वो क्या है, प्रोटीन संश्लेषण या प्रोटीन निर्माण। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं, देखते हैं प्रोटीन निर्माण क्या होता है या संश्लेषण क्या होता है। ठीक है, तो प्रोटीन निर्माण, प्रोटीन सिंथेसिस इसको कह सकते हैं या प्रोटीन फॉर्मेशन, प्रोटीन सिंथेसिस। देखिए, जो प्रोटीन संश्लेषण होता है इसी को प्रोटीन निर्माण या फिर भाषांतरण, ठीक है, भाषांतरण और प्रोटीन निर्माण या क्या कह सकते हैं, प्रोटीन संश्लेषण भी कह सकते हैं। ठीक है, प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया कहाँ पे होती है, कोशा द्रव्य में होती है या कोशिका द्रव्य में होती है। कहाँ पे होती है, कोशा द्रव्य में होती है प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया। ठीक है, अनुलेखन प्रक्रिया के द्वारा डीएनए क्या करता है, मैसेंजर आरएनए बनाता है केंद्रक के अंदर, और फिर केंद्रक से जो आरएनए होता है, मैसेंजर आरएनए या संदेशवाहक आरएनए, वह केंद्रक से बाहर आता है। कहाँ पे, कोशिका द्रव्य में, जहाँ पे कोशा द्रव्य में क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, प्रोटीन निर्माण के लिए राइबोसोम्स की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, राइबोसोम्स की आवश्यकता होती है और अमीनो अम्लों की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रोटीन का निर्माण अमीनो अम्ल से होता है। तो जो राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में राइबोसोम से डिस्कस किया था। राइबोसोम्स को क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री, क्योंकि राइबोसोम्स ही क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं, इसलिए राइबोसोम्स को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम्स कोशिका द्रव्य में बिखरे हुए भी हो सकते हैं। इसके अलावा ये अंतःप्रद्रवी जालिका के सतह पर क्या होते हैं, स्थित होते हैं, और इसीलिए अंतःप्रद्रवी जालिका को क्या कहा जाता है, प्रोटीन निर्माण का स्थल कहा जाता है। ठीक है, प्रोटीन निर्माण का स्थल। तो प्रोटीन का निर्माण कहाँ पे होता है, कोशिका द्रव्य में होता है। प्रोटीन निर्माण कौन करता है, राइबोसोम्स क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, समझ में आया। तो प्रोटीन निर्माण के लिए राइबोसोम्स की आवश्यकता होगी और किसकी आवश्यकता होगी, अमीनो अम्ल की आवश्यकता होगी। और प्रोटीन निर्माण के लिए कोड की आवश्यकता होती है, और वो कोड कहाँ पे होते हैं, mRNA पे होते हैं। तो मैसेंजर आरएनए की भी आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी, mRNA की आवश्यकता होगी। और क्या चाहिए, राइबोसोम चाहिए। और राइबोसोम्स के अलावा क्या चाहिए, अमीनो अम्ल चाहिए, अमीनो एसिड जिसको कहा जाता है, अमीनो अम्ल चाहिए। और क्या चाहिए, इसके साथ साथ ट्रांसफर आरएनए चाहिए। ठीक है, जो क्या करता है, अमीनो अम्ल को पकड़ करके लाता है। ठीक है, क्या करता है, अमीनो अम्ल को पकड़ करके लाता है। जो प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया होती है यह 3 चरणों में होती है। कितने स्टेप में होती है, 3 चरणों में होती है या 3 स्टेप में होती है। पहला स्टेप क्या होता है, इनिशिएशन होता है, इनिशिएशन। इनिशिएशन को सूत्रपात कहा जाता है। ठीक है, दूसरा स्टेप होता है इलांगेशन, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का इलांगेशन। दूसरा स्टेप क्या होता है, इलांगेशन। और थर्ड स्टेप होता है टर्मिनेशन, टर्मिनेशन अर्थात समापन। ठीक है, ये 3 स्टेप होते हैं किसमें, प्रोटीन सिंथेसिस में या प्रोटीन निर्माण में। ठीक है, इनिशिएशन, इलांगेशन, टर्मिनेशन, जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं सूत्रपात, दीर्घीकरण और समापन। ठीक है, समझ में आया। तो एक एक करके तीनों स्टेप को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सूत्रपात या इनिशिएशन की, कैसे शुरुआत होती है प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया की। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो इनिशिएशन प्रक्रिया है या सूत्रपात की प्रक्रिया है, इसमें देखिए क्या होता है।
इससे पहले यहाँ पे क्या किया जाता है, जो अमीनो अम्ल हैं, अमीनो अम्ल को क्या किया जाता है, एक्टिव किया जाता है। क्या किया जाता है, अमीनो अम्ल को एक्टिव किया जाता है। तो 20 प्रकार के क्या होते हैं, कोशिका द्रव में अमीनो अम्ल होते हैं, जिनसे क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, क्या निर्माण होगा, प्रोटीन का निर्माण होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, जो अमीनो अम्ल होता है या अमीनो एसिड, ठीक है, यह क्या है, अमीनो एसिड है शॉर्ट में, या अमीनो अम्ल है। तो अमीनो अम्ल से आकर के जुड़ता है एटीपी। क्या जुड़ता है, एटीपी आकर के जुड़ता है किसके साथ, अमीनो अम्ल के साथ एटीपी आकर के जुड़ता है, तो यह बन जाता है अमीनो एसिड। ठीक है, और इसके साथ क्या जुड़ा रहता है, एएमपी जुड़ा रहता है। 2 फास्फेट क्या होते हैं, पायरोफास्फेट रिलीज हो जाते हैं, तो एक एएमपी क्या होता है, इससे जुड़ा रहता है, एडिनोसिन मोनोफास्फेट। इसको कहते हैं एक्टिवेशन ऑफ अमीनो अम्ल या अमीनो एसिड। तो सबसे पहले सक्रिय किया जाता है किसको, अमीनो अम्ल को या अमीनो एसिड को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एटीपी आकर के जुड़ता है किसके साथ, अमीनो अम्ल के साथ, और ये एएमपी में बदल जाता है, साथ में 2 फास्फेट क्या होते हैं, एक साथ रिलीज हो जाते हैं। यह प्रक्रिया हो गई एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। इसके बाद क्या होता है, चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए, या उसको कहा जाता है अमीनो एसिलीकरण। क्या कहते हैं, दूसरा स्टेप क्या होगा, अमीनो एसिलीकरण। अमीनो एसिलीकरण, अमीनो एसिलीकरण। ठीक है, इसको कहते हैं चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए। हर एक अमीनो अम्ल के लिए क्या होता है, एक विशेष ट्रांसफर आरएनए होता है। ठीक है, जैसे ये ट्रांसफर आरएनए किसके लिए है, मेथियोनिन के लिए है। ठीक है ना, किसके लिए है, मेथियोनिन के लिए है। तो ये ट्रांसफर आरएनए क्या होता है, जा करके किसके साथ जुड़ जाता है, अमीनो अम्ल के साथ जुड़ जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए ये ट्रांसफर आरएनए है और ये किसके साथ जुड़ गया, मेथियोनिन के अमीनो अम्ल के साथ जुड़ गया, मेथियोनिन वाले अमीनो अम्ल के साथ जुड़ गया। इस प्रक्रिया को कहते हैं अमीनो एसिलीकरण। क्या कहते हैं, अमीनो एसिलीकरण। इसके लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है। ठीक है, किस एंजाइम की, एसिटिल ट्रांसफरेज, एसिटिल ट्रांसफरेज ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज। ठीक है, किसकी आवश्यकता होती है, एसिटिल ट्रांसफरेज ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज। या आप इसको कह सकते हैं एमिनो एसिल, एमिनो एसिल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा नहीं दिख रहा है आप लोगों को, एमिनो एसिल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज। ठीक है, तो कौन सा एंजाइम चाहिए, अमीनो अम्ल को ट्रांसफर आरएनए के साथ जोड़ने के लिए अमीनो एसिल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज। यह एंजाइम क्या करता है, अमीनो अम्ल को ट्रांसफर आरएनए के साथ जोड़ देता है। हर एक ट्रांसफर आरएनए के लिए हर एक अमीनो अम्ल होता है। इसी प्रकार से क्या होता है, हर एक के लिए एक एंजाइम होता है अमीनो एसिल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज। ठीक है, देखो बहुत ही आसान है, अमीनो एसिल एसिलीकरण, इसमें क्या किया जाएगा, ट्रांसफर आरएनए के साथ अमीनो अम्ल को जोड़ दिया जाएगा। कौन सा अमीनो अम्ल, जो एक्टिवेटेड है, एएमपी के साथ जुड़ा है। ठीक है ना, अब यहाँ पे ये ट्रांसफर आरएनए है और ये मेथियोनिन अमीनो अम्ल है, इसको जोड़ दिया गया है किस एंजाइम की सहायता से, अमीनो एसिल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज। ठीक है, और यह जो प्रक्रिया होती है इसी को कहते हैं चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए या अमीनो एसिलीकरण। ठीक है, समझ में आया। तो ये प्रक्रिया हो जाती है जिससे अमीन ट्रांसफर आरएनए क्या होता है, चार्ज हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, चार्ज हो जाता है। जैसे पिस्टल को फायर करने से पहले क्या करते हैं, उसको ठीक है ओपन करते हैं और फिर उसमें क्या होनी चाहिए, गोली होनी चाहिए, तभी आप क्या करेंगे, फायर कर पाएंगे। तो ये ट्रांसफर आरएनए के पास गोली की तरह क्या है, अमीनो अम्ल है। यह क्या करेगा, अमीनो अम्ल को फायर करेगा या लेकर के जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए आगे क्या होता है, सूत्रपात का स्टेप हम लोग पढ़ रहे हैं, पहला इनिशिएशन। अब यहाँ पे जो मैसेंजर आरएनए है, ठीक है, कौन सा आरएनए, मैसेंजर आरएनए। ये नीले रंग का कौन सा आरएनए है, एमआरएनए है या मैसेंजर आरएनए है। ठीक है,
ये मैसेंजर आरएनए आकर के राइबोसोम्स के छोटे वाले सब यूनिट के साथ जुड़ जाता है। किसके साथ जुड़ता है? छोटे वाले सब यूनिट के साथ। अगर प्रोकैरियोटिक कोशिका है तो यहाँ पे 30S होगा, लेकिन अगर यूकैरियोटिक कोशिका है तो 40S होगा। ठीक है, तो जो राइबोसोम्स है यह मैसेंजर आरएनए के 5 प्राइम सिरे की ओर जुड़ता है, क्योंकि जो प्रोटीन का निर्माण होता है वह किस दिशा में होता है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है प्रोटीन का निर्माण। और जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनती है, श्रृंखला भी क्या होती है? एन टर्मिनल टू सी टर्मिनल। ठीक है, एन टर्मिनल टू सी टर्मिनल की दिशा में बनती है। ठीक है, तो क्योंकि 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। आरएनए पे, मैसेंजर आरएनए पे उपस्थित कोड को पढ़ा जाता है, इसलिए राइबोसोम्स कहाँ पे आकर के जुड़ता है? इसके 5 प्राइम सिरे की ओर जो स्टार्ट कोडान होता है AUG, वहाँ पर आकर के जुड़ जाता है। ठीक है ना। देखिए, तो जो राइबोसोम्स होता है छोटा वाला सब यूनिट, इसमें 3 स्थान होते हैं या 3 स्थल होते हैं, E, P और A। कौन कौन से स्थल होते हैं? E, P और A होता है। ठीक है ना। देखिए, E का मतलब है यहाँ पे इम्पटी से है, और P का मतलब है पेप्टाइड से है, और A का मतलब एडिशन से है। E फॉर इम्पटी या एग्जिट, P फॉर पेप्टाइड, क्योंकि इसी पे पेप्टाइड श्रृंखला जुड़ी रहती है, और A फॉर एडिशन, एडिशन का मतलब आने वाली श्रृंखला के लिए, अमीनो अम्ल के लिए ये स्थान होता है। ठीक है, तो इस पे 3 स्थान होते हैं। किस पे? राइबोसोम्स पे। अब क्या होगा? जो एक्टिवेटेड ट्रांसफर आरएनए है, यह आकर के पहला जो ट्रांसफर आरएनए है इसके P साइट पर जुड़ जाता है। कहाँ पे जुड़ता है? P साइट पे आता है, और मैसेंजर आरएनए के जो स्टार्ट कोडान होता है AUG, क्या होता है? AUG, इससे ट्रांसफर आरएनए का एंटी कोडान क्या होता है? जुड़ जाता है। ठीक है, तो पहला ट्रांसफर आरएनए, एक्टिवेटेड ट्रांसफर आरएनए कहाँ पे आता है? P स्थल पे आता है। ठीक है, इसके बाद जितने भी ट्रांसफर आरएनए आने वाले हैं वो कहाँ पे आएंगे? A साइट पे या A स्थल पे आते हैं। ठीक है, समझ में? देखिए, अब क्या होगा? अब यहाँ पे इसके बाद जैसे ही ट्रांसफर आरएनए आकर के जुड़ जाता है, तो राइबोसोम्स का जो बड़ा वाला यूनिट है 50S सब यूनिट आकर के क्या होता है? जुड़ जाता है, और एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है। इस कॉम्प्लेक्स को, इस सम्मिश्र को सूत्रपात सम्मिश्र कहते हैं। ठीक है, तो यह संरचना क्या बन गई? सूत्रपात सम्मिश्र बन जाती है। ठीक है, अब यह क्या हो गया? यहाँ पे जैसे ही राइबोसोम्स जुड़ जाता है, क्या होता है? सूत्रपात हो जाता है। ठीक है, क्या हो गया? सूत्रपात हो गया, अर्थात इनिशिएशन हो गया, शुरुआत हो गई, क्योंकि एक अमीनो अम्ल आकर के यहाँ पे जुड़ गया है। ठीक है ना। अब यह दोनों राइबोसोम्स एक साथ आकर के जुड़ गए हैं। समझ में आया? आगे देखिए, अब दूसरा स्टेप है इलांगेशन या दीर्घीकरण। नेक्स्ट स्टेप क्या है? इलांगेशन या दीर्घीकरण। तो अब क्या होगा? जो राइबोसोम्स है वह क्या करता है? जो कोडान होते हैं इस पे, वो 3 प्राइम की ओर पढ़ते हुए आगे बढ़ता है या खिसकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे दूसरा अमीनो अम्ल आने वाला है, कौन सा? दूसरा अमीनो अम्ल ट्रांसफर आरएनए के साथ आएगा। ठीक है, कौन आएगा? दूसरा अमीनो अम्ल ट्रांसफर आरएनए के साथ आएगा। तो ये देखिए, ट्रांसफर आरएनए के साथ क्या होता है? दूसरा अमीनो अम्ल आता है। ठीक है, क्या होता है? दूसरा अमीनो अम्ल आता है। तो जो दूसरा अमीनो अम्ल आता है, नेक्स्ट वाला अमीनो अम्ल, ये कहाँ पे? A साइट पे आता है। किस साइट पे आता है? A साइट पे आता है। ठीक है, तो यहाँ पे डायग्राम देखिए, एक ट्रांसफर आरएनए यहाँ पे है इस तरह से, जिसके पास मेथियोनिन है। कौन सा अमीनो अम्ल है? मेथियोनिन है। नेक्स्ट दूसरा ट्रांसफर आरएनए आ गया किस साइट पे? A साइट पे। ठीक है, कहाँ पे आ गया? A साइट पे आ गया। अब यहाँ पर इसके पास भी क्या होगा? कोई दूसरा, मान लीजिए कोई भी है, सेकेंड अमीनो अम्ल है। ठीक है ना। अब क्या होता है? ये जो 2 अमीनो अम्ल होते हैं इसके बीच में बॉन्ड बन जाता है, पेप्टाइड बंध। कौन सा बंध बनता है? पेप्टाइड बंध बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड।
ठीक है, कौन सा बॉन्ड बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। और यह जो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है दोनों अमीनो अम्ल की अगर बात करते हैं तो जो पहला अमीनो अम्ल है इसका NH2, इसका COOH ग्रुप क्या होता है, फ्री रहता है। पहले का मेथियोनिन का क्या होता है, COOH ग्रुप फ्री रहता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऐसे, अच्छा ऐसा करते हैं, यहीं पे बनाते हैं। देखिए मेथियोनिन का कौन सा ग्रुप, COOH ग्रुप फ्री रहता है इधर, और इधर जो सेकेंड वाला है इसका NH2 ग्रुप फ्री रहता है। कौन सा, NH2 ग्रुप फ्री रहता है। तो ये सेकेंड वाला है और ये मेथियोनिन है। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, एक वाटर रिमूव हो जाता है और क्या बन जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है, पेप्टाइड बंध बन जाता है। ठीक है, किसके, पहले अमीनो अम्ल का COOH ग्रुप और दूसरे का NH2 ग्रुप। ठीक है, पार्टिसिपेट करते हैं, क्या बना देते हैं, पेप्टाइड बंध बना देते हैं। यह जो बंध बनने की प्रक्रिया होती है इसको कैटलिस्ट, एक कैटलिस्ट या एक उत्प्रेरक के द्वारा, एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरित किया जाता है। जो एंजाइम कहाँ पे होता है, जो राइबोसोम्स होता है, राइबोसोम्स में जो, ठीक है, कौन सा लार्ज सब यूनिट है, इसमें आप लोगों ने पढ़ा था कि RNA होता है। तो अगर प्रोकैरियोट है तो प्रोकैरियोट में क्या होगा, 23S RNA होगा, लेकिन अगर यूकैरियोट है तो 20S RNA। ये दोनों जो RNA होते हैं एंजाइम की तरह काम करते हैं। किसकी तरह काम करते हैं, एंजाइम की तरह काम करते हैं। और इस एंजाइम को कहा जाता है पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज। कौन सा एंजाइम, पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज, पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज, पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज। ठीक है, तो ये एंजाइम क्या है, ये RNA होता है। अगर प्रोकैरियोट है तो 23S RNA होगा, यूकैरियोट है तो 20S RNA। तो ये एक प्रकार का क्या होता है, राइबोजाइम होता है। अर्थात RNA क्या करता है, RNA एंजाइम की तरह काम करता है। ठीक है, और एंजाइम का नाम क्या है, पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज। तो यह एंजाइम दोनों के बीच में क्या बना देता है, पेप्टाइड बंध बना देता है। ठीक है, तो दो अमीनो अम्ल आपस में जुड़ जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, राइबोसोम्स क्या होता है, आगे की तरफ खिसकता है। क्या होता है, आगे की तरफ खिसकता है। ठीक है, तो जो E, यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे P स्थल पे ये जो मेथियोनिन था, अब यह वाला ट्रांसफर RNA E पे आ जाता है और जो A पे था वह P पे आ जाता है। ठीक है, जैसे ही ये ट्रांसफर RNA कहाँ पे आता है, E साइट पे आता है, तो यहाँ से क्या होता है, ट्रांसफर RNA मेथियोनिन का क्या होता है, अलग हो जाता है। मेथियोनिन का ट्रांसफर RNA सेपरेट हो जाता है या अलग हो जाता है। ठीक है, मेथियोनिन का ट्रांसफर RNA क्या हो गया, अलग हो गया। अब ये जो पेप्टाइड है ये इस तरह से क्या होगा, यहाँ से ट्रांसफर RNA अलग हो गया, दो अमीनो अम्ल आपस में जुड़े रहते हैं और यह वाला किस पोजीशन पे आ गया, P पे। जैसे ही ये ट्रांसफर RNA मेथियोनिन से अलग होता है E साइट पर, ठीक है सॉरी, E साइट पे, तो क्या होता है, यहाँ से फिर ये ट्रांसफर RNA क्या होता है, कोशिका द्रव में चला जाता है और अगले अमीनो अम्ल के साथ क्या होता है, जुड़ने का कार्य करता है या उसको लेकर आने का कार्य करता है। ठीक है, तो ई साइट पे जैसे ही ट्रांसफर RNA आता है वह क्या होता है, वहाँ से रिमूव हो जाता है, अमीनो अम्ल को छोड़ करके चला जाता है कहाँ पे, कोशिका द्रव में, पुनः दूसरा अमीनो अम्ल लाने के लिए। ठीक है, इस प्रकार से क्या होती है, यह प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है दीर्घीकरण में और एक लंबी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण हो जाता है। ठीक है, दूसरा अमीनो अम्ल आया, तीसरा आया, चौथा आया, पांचवा आया, इस तरह से क्या होता है, एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण हो जाता है। ठीक है, समझ में आया ना। तो इस तरह से एक लंबी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बन जाती है। धीरे धीरे राइबोसोम्स कहाँ पे पहुंच जाता है, जो 3 प्राइम एंड है, जहाँ पे क्या होता है, समापन कोडान होता है। ठीक है, तो मैंने बताया था समापन कोडान 3 होते हैं, UAG, UAA और UGA। तो यहाँ पे देखिए एक समापन कोडान है UAG। जैसे ही ये समापन कोडान के पास पहुँचता है, क्योंकि उसके लिए कोई भी ट्रांसफर RNA नहीं होता है, वह किसी अमीनो अम्ल को कोड नहीं करता है, तो यहाँ पे क्या होता है, भाषांतरण की प्रक्रिया या जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है इसकी लंबाई रुक जाती है, आगे नया अमीनो अम्ल नहीं जुड़ता है। ठीक है,
अब आगे नया अमीनो अम्ल नहीं जुड़ता है। इसके बाद क्या होगा, समापन की प्रक्रिया होगी या टर्मिनेशन की प्रक्रिया होगी। ठीक है, किसकी प्रक्रिया होगी, समापन या टर्मिनेशन। तो समापन के लिए क्या होता है, समापन फैक्टर होते हैं या रिलीजिंग फैक्टर होते हैं। जैसे ही वो आकर के इस कोडान के पास जुड़ते हैं, निरोधक प्रोटीन या रिलीजिंग फैक्टर यहाँ पे जुड़ते हैं, क्या होता है सभी जो राइबोसोम्स के यूनिट हैं, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है और साथ में मैसेंजर आरएनए हैं, ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं और एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला भी क्या होती है, अलग हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर प्रोकैरियोट की बात करते हैं तो प्रोकैरियोट में जो इलांगेशन फैक्टर होता है, इलांगेशन फैक्टर यहाँ पे TU और TS होता है। क्या होता है, इलांगेशन फैक्टर, दो इलांगेशन फैक्टर होते हैं, TU और TS। ठीक है, प्रोकैरियोट में क्या होते हैं, जो इलांगेशन फैक्टर होते हैं इससे भिन्न होते हैं, वो अलग होते हैं। ये पहला जो अमीनो अम्ल होता है मेथियोनिन, यूकैरियोट की बात करते हैं तो यूकैरियोट में जो पहला अमीनो अम्ल होता है वह मेथियोनिन होता है। लेकिन प्रोकैरियोट की अगर हम बात करते हैं तो प्रोकैरियोट में जो पहला अमीनो अम्ल होता है वह फार्मिल मेथियोनिन होता है। प्रोकैरियोट में क्या होगा, पहला अमीनो अम्ल फार्मिल मेथियोनिन होता है, फार्मिल मेथियोनिन या MET। ठीक है, लेकिन यूकैरियोट में क्या होता है, मेथियोनिन होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के ट्रांसलेशन में या फिर आप कह सकते हैं प्रोटीन संश्लेषण में। ठीक है, इसको हम ट्रांसलेशन भी कह सकते हैं। ट्रांसलेशन का मतलब भाषांतरण, क्या किया जाता है, जो मैसेंजर आरएनए पे कोड है उसको ट्रांसलेट करके किस में बदल दिया गया, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में बदल दिया गया। ठीक है, तो इसलिए इसको ट्रांसलेशन या भाषांतरण कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो यह प्रक्रिया कौन सी थी, प्रोटीन निर्माण, और जिसमें कितने स्टेप थे, 3 स्टेप, इनिशिएशन, इलांगेशन और टर्मिनेशन। किन पदार्थों की आवश्यकता होती है, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोम्स, अमीनो अम्ल और ट्रांसफर आरएनए की आवश्यकता होती है। यह प्रक्रिया कहाँ पे होती है, कोशिका द्रव्य में होती है। ठीक है, समझ में आया। तो आइए देखते हैं अगला टॉपिक क्या है हमारा। तो अगला टॉपिक है जीन प्रकटन का नियमन। तो ये जो प्रोसेस हम लोगों ने पढ़ा है ये क्या है, यह एक तरह से जीन का प्रकटन है। जीन अपने आप को प्रकट कर रहा है, ठीक है, प्रोटीन बना रहा है। तो अब ये जो ट्रांसलेशन या भाषांतरण की प्रक्रिया है इसमें बहुत ही अधिक मात्रा में क्या होती है, ऊर्जा नष्ट होती है या ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्या होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो अगर क्या किया जाए, यह नियंत्रित नहीं होगा, यह प्रक्रिया नियंत्रित नहीं होगी तो क्या होगा, कोशिका को बहुत ही अधिक मात्रा में ऊर्जा नष्ट करनी पड़ेगी। इसलिए क्या होता है कि जितने भी प्रक्रिया होती है प्रोटीन निर्माण की वह नियंत्रित रूप से की जाती है, इसका नियंत्रण किया जाता है। तो जीन प्रकटन या आप कह सकते हैं जीन रेगुलेशन, जीन रेगुलेशन जीन रेगुलेशन, जीन प्रकटन या जीन रेगुलेशन अर्थात जीन नियंत्रण, आप क्या कह सकते हैं, जीन का नियंत्रण करना है, कंट्रोल या नियंत्रण। देखिए, तो जो जीन का नियंत्रण होता है, प्रकटन होता है, यह अलग अलग स्तर पर किया जाता है। इसके कुल 4 स्तर हैं, 4 लेवल हैं। कैसे किया जाता है, पहला स्तर जो है लिप्यंतरण स्तर है। क्या है, लिप्यंतरण स्तर या लेवल। लिप्यंतरण का मतलब होता है अनुलेखन। क्या होता है, अनुलेखन। अनुलेखन को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। ठीक है, अनुलेखन को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, अनुलेखन में DNA से क्या बनता है, RNA बनता है या मैसेंजर RNA बनता है। तो ये RNA क्यों बनाया जा रहा है, क्योंकि आगे चल के इस RNA से प्रोटीन बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा, प्रोटीन बनाया जाएगा। तो देखिए, अगर क्या हो, सामान्यतः सभी जीन की
जो अनुलेखन की प्रक्रिया है वह धीरे धीरे कुछ मात्रा में होती रहती है। तो अनुलेखन की अगर हम बात करते हैं तो अगर क्या किया जाएगा, प्रोटीन की आवश्यकता है तो अनुलेखन प्रक्रिया होगी, डीएनए से आरएनए बनेगा और फिर आरएनए से प्रोटीन बनेगा। ठीक है, आरएनए से फिर क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। लेकिन अगर प्रोटीन की आवश्यकता नहीं है, प्रोटीन मिल गया, जितना चाहिए उतना कोशिका में है, ठीक है, तो जब डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है, या तो डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को क्या किया जाएगा, रोक दिया जाएगा। इस प्रक्रिया को क्या करते हैं, रोक देते हैं, अनुलेखन की प्रक्रिया नहीं होने दी जाती है। ठीक है, क्योंकि इसमें भी ऊर्जा नष्ट होगी, तो क्या किया जाएगा, अनुलेखन प्रक्रिया को रोक दिया जाएगा, मैसेंजर आरएनए नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि कोशिका में प्रोटीन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जिस प्रोटीन की आवश्यकता नहीं है उसके जीन का अनुलेखन या लिप्यंतरण नहीं होगा। ठीक है, समझ में। दूसरा देखिए, दूसरा स्टेप या दूसरा चरण क्या है, सेकेंड स्टेप, उत्तर लिप्यंतरण। ठीक है, इसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल, अर्थात ट्रांसक्रिप्शन हो गया, क्या हो गया, डीएनए से क्या बन गया, मैसेंजर आरएनए बन गया। अब इसके बाद क्या नियंत्रित किया जाएगा, किस प्रकार से, अब इसके बाद क्या किया जाएगा, जब डीएनए से आरएनए बन गया है लेकिन फिर भी प्रोटीन की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, तो क्या किया जाएगा, इस मैसेंजर आरएनए को नष्ट कर दिया जाएगा, इसे डिग्रेड कर दिया जाएगा। इस प्रकार से उत्तर लिप्यंतरण मतलब मैसेंजर आरएनए बनने के बाद क्या की जाती है, जीन का रेगुलेशन किया जाता है, नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, तीसरा नेक्स्ट स्टेप देखिए, अब कह सकते हैं भाषांतरण। ठीक है, भाषांतरण स्तर पे या आप कह सकते हैं कि ट्रांसलेशनल लेवल पे, ठीक है, अर्थात प्रोटीन निर्माण के लेवल पे। अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, देखिए डीएनए है, डीएनए से क्या बन गया, एमआरएनए बन गया, लेकिन एमआरएनए को केंद्रक में नष्ट नहीं किया जा सका। अब ये केंद्रक के बाहर कहाँ पे चला आया, ठीक है, कोशिका द्रव में चला आया, लेकिन अब यहाँ पर क्या किया जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या किया जाएगा, जो मैसेंजर आरएनए है इसके बाद क्या होगा, प्रोटीन बनता है, क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। तो मैसेंजर आरएनए तो है, ठीक है, मैसेंजर आरएनए है, लेकिन अब यहाँ पे इससे प्रोटीन का निर्माण नहीं किया जाएगा। ठीक है, प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा, ये प्रोसेस क्या होगा, यहीं पे रोक दिया जाएगा, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, जबकि यह कोशिका द्रव्य में आ चुका है। ठीक है, ट्रांसलेशन की प्रक्रिया नहीं की जाएगी, प्रोटीन निर्माण नहीं किया जाएगा, इसे कहते हैं भाषांतरण स्तर पे कंट्रोल किया गया। ठीक है, और तीसरा या चौथा जो स्टेप है वह क्या है, उत्तर भाषांतरण। कौन सा, उत्तर भाषांतरण। ठीक है, या इसको आप पोस्ट ट्रांसलेशनल कहेंगे, पोस्ट ट्रांसलेशनल। देखो अब क्या हो गया कि प्रोटीन नहीं बनाया गया यहाँ पे, लेकिन इसमें क्या होगा, डीएनए है, डीएनए से एमआरएनए बन गया और मैसेंजर आरएनए से फिर प्रोटीन का भी निर्माण हो गया। क्या बन गया, प्रोटीन का निर्माण हो गया, प्रोटीन का फॉर्मेशन हो गया, लेकिन प्रोटीन की आवश्यकता नहीं है, ये प्रोटीन है पहले से, तो क्या किया जाएगा, प्रोटीन को क्या किया जाएगा, इसकी आवश्यकता नहीं है प्रोटीन की, तो प्रोटीन को क्या किया जाएगा, नष्ट कर दिया जाता है। ठीक है, प्रोटीन को क्या कर दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है, क्योंकि प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस प्रकार से जीन के प्रकटन को क्या किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है या रेगुलेट किया जाता है 4 स्तर पर। ठीक है, लिप्यंतरण स्तर,
उत्तर लिप्यंतरण, भाषांतरण स्तर और उत्तर भाषांतरण। ठीक है, इसको पोस्ट ट्रांसलेशनल, इसको ट्रांसलेशनल लेवल कहेंगे, इसको पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल और ये ट्रांसक्रिप्शनल। ठीक है, ये 4 स्तर होते हैं किसी जीन के नियंत्रित करने को। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है लैक ओपेरान। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? लैक ओपेरान। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं लैक ओपेरान क्या होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान टॉपिक है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लैक ओपेरान। हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं इससे, लैक ओपेरान से। लैक ओपेरान। ठीक है, देखिए ये जो लैक ओपेरान है, लैक का मतलब यहाँ पर लैक्टोज से है। लैक का मतलब किससे है? लैक्टोज से संबंधित है। लैक्टोज क्या होती है? एक शुगर होती है, इसको क्या बोला जाता है? मिल्क शुगर कहा जाता है, क्योंकि ये कहाँ पे होता है? मिल्क में पाया जाता है अधिक मात्रा में, इसलिए इसको क्या कहते हैं? मिल्क शुगर कहते हैं लैक्टोज को। ठीक है, ये जो लैक्टोज होता है इसमें 2 मोनोमर होते हैं, एक होता है गैलेक्टोस और दूसरा क्या होता है? ग्लूकोस होता है। गैलेक्टोस प्लस ग्लूकोज होता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट टर्म है ओपेरान। नेक्स्ट टर्म क्या है? ओपेरान। देखिए ओपेरान का मतलब क्या होता है? ओपेरान क्या होता है? सामान्यतः ये क्या है? जीन होते हैं, लेकिन यहाँ पे जब क्या किया जाए, पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन किसी एक ऑपरेटर से क्या किया जाता है? किसी एक प्रमोटर से कंट्रोल किया जाता है, किसी एक प्रमोटर से, ठीक है, कंट्रोल किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है, तो उसे कहते हैं ओपेरान। ठीक है, क्या होगा? ओपेरान क्या होता है? एक, ठीक है, एक जीन क्या करता है, या एक प्रमोटर, या प्रमोटर को आप क्या कह सकते हैं? प्रचालक। ठीक है, एक प्रमोटर क्या करता है? एक से अधिक जीन को नियंत्रित करता है, जीन का नियंत्रण करता है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? एक प्रचालक या एक प्रमोटर एक से अधिक जीन का नियंत्रण करता है, तो इस संरचना को या इसे क्या कहते हैं? ओपेरान कहते हैं। ठीक है, समझ में? तो इसे ओपेरान कहते हैं। सबसे पहले जो ओपेरान मॉडल है या लैक ओपेरान है, इसको जैकब और मोनद 2 साइंटिस्ट ने इसका वर्णन किया था। जैकब और मोनाद, ठीक है, 2 साइंटिस्ट ने 1961 में सबसे पहले जैकब और मोनाद ने क्या किया? लैक ओपेरान का या ओपेरान मॉडल का वर्णन किया था। ठीक है, इस तरह से और भी ओपेरान हो सकते हैं, जैसे ट्रिप्टोफैन ओपेरान है या और भी। तो मोस्ट कॉमन क्या है? लैक ओपेरान। अब हमें लैक ओपेरान स्टडी करना है, तो जो लैक ओपेरान है यह किसमें स्टडी किया था इन्होंने? ई कोलाई जीवाणु में। किसमें? ई कोलाई जीवाणु या बैक्टीरिया में इन्होंने क्या किया था? लैक ओपेरान को स्टडी किया था। यह ओपेरान मॉडल किसके लिए होता है? लैक्टोज शुगर के लिए या शर्करा के उपयोग के लिए होता है, कि किस प्रकार से क्या की जाती है? लैक्टोज शर्करा उपयोग में लाई जाती है। ठीक है, समझ में आना? तो आइए देखते हैं किस प्रकार से लैक ओपेरान की संरचना क्या होती है। तो ये जीन है, ठीक है, डीएनए है। अब यहाँ पे होता है प्रमोटर रीजन। क्या होता है? प्रमोटर रीजन। और इसी प्रमोटर में इसका एक ऑपरेटर होता है। प्रमोटर है ये। और इसके बाद यहाँ पे 3 जीन होते हैं, जेड, वाई और ए। कितने जीन होते हैं? 3 जेड होते हैं, वाई, जेड, वाई और ए। ठीक है, ये 3 जीन इस
ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में या डीएनए में होते हैं। यहाँ पे आई क्या है, आई एक नियंत्रक जीन है। आई क्या है, नियंत्रक या रेगुलेटरी जीन है, ठीक है, नियंत्रक जीन है आई, ठीक है। ओ क्या है, ऑपरेटर है, और ये वाला जो रीजन है, ये भाग है, इसको प्रमोटर कहते हैं। यहाँ से इस संरचनात्मक जीन की शुरुआत है जिसमें जेड और वाई और ए 3 क्रमशः जीन होते हैं, ठीक है। जो जीन होते हैं ये 3 सबका अलग अलग कार्य होता है। देखो जो जेड जीन होता है ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए कोड करता है, ठीक है। और जो वाई जीन होता है यह परमीएज एंजाइम के लिए कोड करता है। और जो ए जीन होता है यह ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम के लिए क्या करता है, कोड करता है। जेड जीन किसके लिए, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वाई जीन परमीएज के लिए, और ए जीन क्या करता है, ट्रांस एसिटाइलेज के लिए क्या करता है, कोड करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए जो लैक्टोज है यह ई कोलाई के लिए क्या होता है, एक पोषक की तरह काम करता है, एक न्यूट्रिएंट होता है, एक ऊर्जा मिलती है इससे। तो जब ई कोलाई को क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है, तो यह लैक्टोज का उपयोग नहीं करता है। लेकिन जब इसे क्या होगा, ग्लूकोज नहीं मिलता है, तो यह लैक्टोज का उपयोग करता है। और इसके लिए यह क्या करता है, इस अपने लैक्टोज ओपेरान का उपयोग करता है, ठीक है। कैसे ये ओपेरान काम करता है, यह एक प्रकार का इंड्यूसिबल ओपेरान होता है। कैसा ओपेरान है ये, इंड्यूसिबल ओपेरान होता है, इंड्यूसिबल ओपेरान, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो लैक्टोज होता है वो इंड्यूसर की तरह काम करता है या प्रेरक की तरह काम करता है। कैसे काम करता है, प्रेरक की तरह काम करता है। जो लैक्टोज होता है वह क्या होता है, प्रेरक होता है या इंड्यूसर होता है। इसलिए इस ओपेरान को क्या कहते हैं, इंड्यूसिबल ओपेरान कहते हैं, ठीक है। समझ में आया। देखिए तो जब क्या होता है, ई कोलाई के माध्यम में चारों तरफ क्या होता है, ग्लूकोज है, क्या है, ग्लूकोज है। तो यह ई कोलाई ग्लूकोज का उपयोग करेगा, लैक्टोज को उपयोग करना नहीं चाहेगा। तो ये जो इसका नियंत्रक जीन है यह क्या करता है, सामान्यतः यह मैसेंजर आरएनए बनाएगा। क्या बनाएगा, मैसेंजर आरएनए। और ये मैसेंजर आरएनए का जब ट्रांसलेशन हो जाएगा तो यह बना देगा एक प्रोटीन, ठीक है। और इस प्रोटीन को निरोधक प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं, निरोधक प्रोटीन, ठीक है। यह एक इनहिबिटर है, क्या है, इनहिबिटर है या निरोधक प्रोटीन है। अब यह जो प्रोटीन होता है यह आकर के इसके प्रमोटर से जुड़ जाता है। किससे जुड़ जाता है, इसके प्रमोटर से जुड़ जाता है या ऑपरेटर से जुड़ जाता है, ठीक है। तो जब ये इसके ऑपरेटर से जुड़ जाता है तो ये आप लोग जानते हैं जो प्रमोटर रीजन होता है वहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आकर जुड़ने वाला होता है। तो यहाँ पे यह जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ठीक है, ये एंजाइम यहाँ पे आकर के नहीं जुड़ पाता, ठीक है। ये एंजाइम आकर के, कौन सा एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज, ये एंजाइम यहाँ पे आकर के नहीं जुड़ पाता है, ठीक है। और क्यों नहीं जुड़ पाता, क्योंकि यहाँ पे पहले से निरोधक प्रोटीन ने वहाँ पे अपना कब्जा जमा करके रखा है, ठीक है। वह बैठा है, नहीं हम तुमको नहीं आने देंगे। तो यह प्रोटीन, ये एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे नहीं जुड़ सकता। तो जब ये नहीं जुड़ता है तो ये क्या होता है, आगे इसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता, इसका मैसेंजर आरएनए नहीं बनता। तो इस सिचुएशन में, इस स्थिति में क्या होता है, लैक ओपेरान क्या होता है, ऑफ रहता है। क्या होगा, लैक ओपेरान ऑफ रहता है या बंद रहता है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है आगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे निरोधक प्रोटीन यहाँ पर क्या है, बैठा हुआ है, वहाँ पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। इस समय क्या था, जब ग्लूकोज उपस्थित था, क्या था, जब ग्लूकोज था तो ग्लूकोज था तो क्या था, यह बंद था। अगर लैक्टोज रहे उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर ग्लूकोज है तो यह ओपेरान क्या होगा, बंद होता है। दूसरा केस क्या होता है, दूसरा कंडीशन क्या है, देखिए जब क्या हो, माध्यम में क्या हो जाए, लैक्टोज प्रेजेंट हो जाए, माध्यम में क्या हो, लैक्टोज प्रेजेंट हो जाए। ये ऑपरेटर है। तो यहाँ पे इसका काम है क्या बनाना, मैसेंजर आरएनए, और इसने बना दिया मैसेंजर आरएनए,
आई जीन का काम क्या है, मैसेंजर आरएनए बनाना, नियंत्रक जीन है। फिर मैसेंजर आरएनए से क्या बन जाएगा, यहाँ पे एक प्रोटीन बन जाएगा, निरोधक प्रोटीन, और ये प्रोटीन क्या होता है, यहाँ पर आकर के जुड़ता है ऐसे, ठीक है ना। तो जब क्या होता है, यह प्रोटीन यहाँ पे ऐसे जुड़ा रहता है और माध्यम में क्या आ गया, यहाँ पे लैक्टोज। अब इस माध्यम में दूसरे केस में क्या है, लैक्टोज प्रेजेंट हो गया, क्या है, लैक्टोज। ये हो गया लैक्टोज की संरचना मैंने बना दिया इस तरह से, ये लैक्टोज है, ठीक है। यह प्रेरक की तरह काम करेगा, इंड्यूसर की तरह। तो ये लैक्टोज आकर के क्या करता है, इसके साथ जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये बड़ा ही जो निरोधक होता है, बड़ा ही क्या होता है, दुष्ट प्रवृत्ति का होता है, जल्दी यहाँ से हटता नहीं है। कौन हटाएगा इसको आकर के, लैक्टोज आकर के इसके साथ जैसे ही जुड़ जाता है तो कहता है बस करो, अब तुम्हारा काम हो गया ख़त्म, ठीक है। अब ये क्या करता है, इसके साथ जुड़ करके इसको यहाँ से हटा देता है, कहता है कि अब चलो तुम यहाँ से, तुम्हारा काम नहीं है। तो यह क्या होता है, यह यहाँ से बाहर क्या होता है, रिलीज हो जाता है, मुक्त हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब जब ये यहाँ से गायब हो गया तो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर के जुड़ सकता है। तो आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम होता है वह आकर के क्या होता है, यहाँ पे जुड़ जाता है। अब यहाँ पे क्या जुड़ गया, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। अब ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पे जुड़ गया तो यह क्या बनाएगा, इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा और यहाँ पे ये मैसेंजर आरएनए बना देता है। क्या बना देगा, मैसेंजर आरएनए बना देगा। अब ये मैसेंजर आरएनए क्या होगा, तीनों, क्योंकि इसमें 3 सिस्ट्रॉन हैं, 3 जीन हैं, तीनों जीन के लिए जो, ठीक है, पदार्थ हैं, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीएज और ट्रांसएसिटाइलेज, ठीक है। तीनों प्रोटीन या तीनों एंजाइम क्या होंगे, यहाँ पे बन जाते हैं। कौन कौन से, इससे क्या बन जाएगा, अब प्रोटीन बनेगा या एंजाइम, जेड जीन से क्या बनेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है। और वाई जीन से क्या बनेगा, परमीएज बनेगा। और जो तीसरा है, ठीक है, ए जीन से बनेगा ट्रांस एसिटाइलेज। ये 3 क्या होते हैं, एंजाइम बन जाते हैं, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीएज और ट्रांस एसिटाइलेज, ये तीनों, ठीक है। अब इन तीनों का काम क्या होता है, देखिए, जो परमीएज एंजाइम होता है यह इसके चारों ओर क्या आ गया है, लैक्टोज आ गया है। तो परमीएज एंजाइम क्या करता है, इसकी परमिबिलिटी को बढ़ा देता है, जो लैक्टोज बाहर था वह तेजी से अंदर आने लगता है, ठीक है। तो परमीएज क्या करता है, लैक्टोज को क्या करता है, कोशिका के अंदर तेजी से आने के लिए कोशिका मेम्ब्रेन की, कोशिका की कला की क्या करता है, परमिबिलिटी बढ़ा देता है, ठीक है ना। इसके बाद क्या है, जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम होता है, यह एंजाइम क्या करता है, लैक्टोज में आप देख रहे हैं 2 सब यूनिट होते हैं, गैलेक्टोज और ग्लूकोज। तो ये दोनों क्या होते हैं, बीटा गैलेक्टोसिडिक, ठीक है, गैलेक्टोसाइड या गैलेक्टोसिडिक बंध के द्वारा ये क्या होते हैं, ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, बीटा ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। तो जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम होता है ये क्या करता है, इस बंध को तोड़ देता है और गैलेक्टोज और ग्लूकोज में बदल देता है। किसको, लैक्टोज से क्या बना देगा, गैलेक्टोज और ग्लूकोज में बना देता है। अब फिर क्या करेगा, ये जो ई कोलाई है इनका उपयोग करने लगता है। तीसरा जो एंजाइम है ट्रांस एसिटाइलेज, ये क्या करता है, कोशिका में जो भी एसिटाइलेटेड क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं ग्लूकोज या लैक्टोज के, ठीक है, जो भी आप कह सकते हैं एक्सक्रेटरी मटेरियल होते हैं, उनको कोशिका से बाहर निकालता है। जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको कोशिका से बाहर निकालता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये तीनों एंजाइम का क्या होता है, अलग अलग काम होता है। और यहाँ पे क्या हो जाता है, जो लैक्टोज ओपेरान है यह क्या हो जाता है, चालू हो जाता है या ओपन हो गया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लैक्टोज प्रेजेंट है जो कि प्रेरक की तरह काम किया, ठीक है, समझ में आया। तो इस तरह से क्या होता है, लैक ओपेरान काम करता है। जब ग्लूकोज रहता है तो ये बंद रहता है, और जब क्या होता है केवल लैक्टोज रहता है माध्यम में
तो यह ऑपेरान क्या होता है, ऑन रहता है या चालू रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है, परमिएज क्या करता है, सब आपको पता होना चाहिए। और लैक ऑपेरान आप मान के चलिए कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।